हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पे। सबसे पहले देखिए, अपनी भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, कक्षा 12 की। हम बुक नंबर 1 जो मानव मानव भूगोल का सिद्धांत है, उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आप बच्चे कह रहे हैं कि सर सेकंड बुक कराइए। जल्द ही ये पूरी होते हुए मैं सेकंड बुक भी चालू कर दूंगा। मुझे जैसे समय मिलेगा, जैसे भी संडे का ऑफ आ रहा है, उस दिन अपन ज्यादा वीडियो बना लेंगे और उस दिन अपन काम कर लेंगे, है ना। तो मैं आप निश्चिंत रहें। आपका मैं फरवरी से पहले पूरा कोर्स हो जाएगा और फिर हम जो प्रैक्टिकल वर्क है, कुछ जो हमारे मॉडल पेपर है, वो हम मार्च में 8 मार्च से पहले हम वो चीज कर लिया करेंगे। आपके लिए सभी चीज अच्छी रहेगी। तो लीजिए, हम पहला पार्ट, जो चौथा पार्ट है, मानव जो प्राथमिक क्रिया है, तो इसको मैं एक बार एक कहानी के रूप में समझाऊंगा। आप समझेगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए क्या होता है, अगर मैं एक शब्द में तोड़ूं क्रियाएं, है ना। थोड़ा पार्ट लंबा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा धीरे रखिए। क्रियाएं क्या होती है? तो क्रियाएं सर, जिस काम का करना होना, जिस काम से हम कुछ भी काम करते हैं, जिसमें पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, चल रहा हूं, सब क्रिया होती है। लेकिन जिस क्रिया से अर्थ का अर्जन होता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं सर। अब आर्थिक क्रिया कई प्रकार की होती है सर। आर्थिक क्रिया होती है प्राथमिक क्रिया, ये क्या होती है हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर होती है आपके पास में द्वितीयक क्रियाएं, ये भी हमारे पार्ट अगले पार्ट में है। फिर है हमारे पास में तृतीयक क्रियाएं, आप एक एक बात को समझना। फिर आएगी आपका चतुर्थक क्रियाएं, और फिर हमारे पास में आएगी पंचम क्रियाएं। यानी यहां पर हर क्रिया से आप अर्थ का अर्जन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप प्राथमिक से पंचम की ओर जा रहे हैं, आप प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। समझ लीजिएगा, आप प्राथमिक क्रिया में प्रकृति से सीधे ही मतलब साथ रहकर उससे काम कर रहे हैं और वहां पर आप अर्थ का अर्जन कर रहे हैं। द्वितीय क्रिया में थोड़ी तकनीक आ रही है, तृतीय में और तकनीक आ रही है। तकनीक यहां पर तकनीक तो बढ़ती जा रही है, ये मान लीजिए आप, और प्रकृति का काम जो है वो कम होता जा रहा है, प्रकृति कम होती जा रही है। ओके जी, हमारा पाठ है प्राथमिक क्रिया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है सर, मैं छोटी सी कहानी बताता हूं आपको कि हम प्राथमिक क्रिया की बात कर रहे हैं। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, पहले आप इसको समझिए। देखिए, प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि जब हम प्रकृति से प्राप्त, है ना, जब मनुष्य जो था वो क्या करता था, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का, मनुष्य प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का सीधा उपभोग कर लेता था, तो उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते थे। जैसे मान लीजिए आप किसी जंगल में चले गए हैं और आप लकड़ी काट कर लिया है, तो वो जो लकड़ी का आपने उपयोग कर लिया ईंधन में कहीं पर भी, तो वो प्राथमिक क्रिया होगी। आप मछली पकड़ के ले आ गए, वो आप प्राथमिक क्रिया हो गई। आपने खनन कर लिया, खनिज लेकर आ गए, तो वो प्राथमिक क्रिया हो गई। तो प्राथमिक क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का अगर हम सीधा उपभोग कर लेते हैं, कोई तकनीक नहीं डाल रहे, हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अच्छा, प्राथमिक क्रिया कितने प्रकार की होती है ये हम समझेंगे। देखिए हो क्या रहा है बेटा, हम चलते हैं पुराने काल में। जब आदिम काल के अंदर जब मनुष्य जनजातीय रूप में था, जंगलों में था, तो उसे अपने आर्थिक क्रिया करनी थी। लेकिन यहां पर जैसे हम प्राथमिक क्रिया कह रहे हैं अर्थ अर्जन के लिए, वहां पर शुरुआत थी केवल अपने पेट की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या शुरू किया? सबसे पहले उन्होंने आखेट और भोजन संग्रहण शुरू कर दिया। आखेट का मतलब शिकार करना जंगलों के अंदर, और भोजन संग्रहण का मतलब भोजन को इकट्ठा करना। लेकिन जब वो देखते हैं कि सर इससे तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इससे तो पेट की पूर्ति नहीं हो पा रही है, परिवार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम पशुओं को, हम जो खा रहे हैं, पशुओं से हम हड्डियां ले रहे हैं, तो पशुओं को पालने लग जाए, क्योंकि उनसे हमको दूध मिलेगा, उनसे हमको काफी चीजें मिलेगी, है ना, खाल मिलेगी, तो पशुपालन करने लगे, है ना। अब पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आज भी आप देखते होंगे रेवड़ जा रहे होते हैं, तो वो जब पानी के पास में कहीं पर गए, तो वहां पर कुछ ऐसी घास देखी उन्होंने, इस प्रकार से कोई घास देखी जो जानवर भी खा सकते हैं, और कुछ ऐसी फसलें थी जो मनुष्य भी कर सकता है। तो क्या उन्होंने सोचा, क्यों नहीं हम यहाँ पर रह जाएं, और यहाँ पर एक आदिवास का निर्माण कर लिया, जो मानव बस्ती में पढ़ेंगे, और आदिवास का निर्माण करके यहाँ पर रहने लगे। चूंकि यहाँ पर रहने लगे, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, उसके बाद कृषि शुरू कर दिया। चलिए सर, कृषि शुरू कर दिया। अच्छा सर, अब कृषि के बाद में क्या हुआ सर, बिल्कुल समझना कहानी के हिसाब से। कृषि के हिसाब से इनका पूरा उद्देश्य पहले ये तो था नहीं कि व्यापार करना, इनका उद्देश्य था केवल जीवन निर्वाह। क्या उद्देश्य था? जीवन निर्वाह करना। तो जीवन निर्वाह के लिए बेटा, जब इन्होंने क्या किया, आदिम कालीन यानी पुराने औजारों के साथ में, जैविक खाद के साथ में खेती करने लगे, तो उसे हम आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं।
ये भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके अंदर हल की बात कर सकते हैं हम, पत्थरों के कुछ औजार होंगे उनसे बात करें, जैविक खेती के द्वारा हम खेती कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, इन्होंने सोचा इससे तो पार ही नहीं पड़ेगी यार, तो थोड़ा सा तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये जीवन निर्वाह के साथ में गहन जीवन निर्वाह कृषि करने लगे, गहन जीवन निर्वाह कृषि करने लग गए। ठीक है, अब गहन जीवन निर्वाह भी दो थी। अगर आपका गेहूं प्रधान हो, जहां बारिश थोड़ी सी 100 सेंटीमीटर से कम हो, 50 80 से 100, तो वहां पर गेहूं प्रधान थी और कहीं पर चावल प्रधान थी। तो ये विशिष्ट है इनकी अपनी कृषि का प्रकार निकल रहा है ना, जीवन निर्वाह इनमें दो प्रकार निकल रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे विकास होता गया तो इनकी जो कृषि थी ना, वो कृषि कई प्रकारों में बंटने लगी। अब वो प्रकार क्या थे समझिए आप। ये अगर बड़े क्षेत्र में करने लगे तो इन्होंने कहा कि सर इसको हम वाणिज्य कृषि कहने लगे। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि भाई उपनिवेश देश जब कृषि कर रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां, सॉरी, यूरोपीय देश कृषि कर रहे हैं उपनिवेश क्षेत्रों में जहां बागान लगा रहे हैं, तो इन्होंने रोपण कृषि का रूप ले लिया। ये सब विशिष्ट कृषि हैं, ये सब विशिष्ट कृषि हैं। रोपण कृषि कर ली इन्होंने। जब इन्होंने कृषि के साथ में पशुपालन किया तो वो मिश्रित कृषि हो गई, मिश्रित कृषि हो गई। जब इन्होंने जो डेयरी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए पशुओं को उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से रखा, उनका प्रजनन पर ध्यान दिया, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, तो वो डेयरी कृषि हो गई सर। ठीक है, जब ये 24 घंटे के अंदर मान लीजिए सब्जी कृषि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो ट्रक फार्मिंग हो गई, जिसपे 24 घंटे के अंदर तैयार माल को, सब्जियों को, फूलों को आप कहां पहुंचा रहे हैं, बाजार तक पहुंचा रहे हैं सर। अच्छा, इन्होंने एक क्षेत्र हिसाब से कोई कृषि करी तो उसका नाम भूमध्य सागर कृषि हो गई, भूमध्य सागरी कृषि हो गई। सब नाम कैसे चल रहे हैं, एक विशिष्टता के नाम चल रहे हैं। आपके जो ऊपर के दो नाम थे आदिमकालीन, वो आपके पास में थे, बाकी देखिए आप। अच्छा, फिर इन्होंने सहकारी कृषि करना शुरू कर दिया, फिर इन्होंने सामूहिक कृषि करना शुरू कर दिया। ये क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर इन्होंने सहकारी और सामूहिक के बाद में क्या बात करी, इन्होंने क्या नाम है, कारखाना कृषि शुरू करनी कर दी, कारखाना कृषि शुरू कर दी। अच्छा, ये सब कृषि के प्रकार आ गए। अंत में आपके पाठ में एक चीज और देखी है, और वो देखी खनन, है ना। इन्होंने मत्स्य पालन को इनको नहीं दिया। तो प्राथमिक क्रिया हम समझ चुके हैं कि प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो प्रकृति से सीधा कच्चा माल प्राप्त कर सीधा उपभोग करते हैं, प्रकृति के नजदीक होते हैं, उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इनके उदाहरण आपको पता लग गया। सबसे प्राचीनतम जो आए वो कौन है, आखेट भोजन संग्रहण है। फिर आपके पास में पशुपालन आएगा सर, फिर आपके पास में कृषि आ जाएगा सर, फिर आप इसके बाद में लकड़ी काटना है वो आप डाल सकते हैं, आप इसमें मत्स्य पालन है, मछली पालन है वो डाल सकते हैं, आपके टॉपिक कोर्स में नहीं है अभी, आपके यहां पर खनन डाल सकते हैं। ये सब प्राथमिक कार्यों के उदाहरण है। तो लीजिए, अब आपके पास से पूरा चिट्ठा आ गया है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे क्रिया है। यानी हमने आखेट से शुरू करेंगे और हमको खनन तक चलना है। तो पाठ को शुरू करते हैं, प्राथमिक क्रिया। देखिए, प्राथमिक क्रिया आपको बता दिया मैंने कि इसमें भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण आदि का उपयोग हमको करना पड़ेगा। पहली जो क्रिया है उसका नाम है आखेट एवं भोजन संग्रहण। अब क्या होगा, देखो, आखेट एवं भोजन संग्रहण आपके दिमाग में, किताब में आप देख लीजिएगा, आखेट भोजन संग्रहण आए तो दिमाग में ये रखना है कि ये जनजातियां लोग कर रही है, दुर्गम क्षेत्र में कर रही है ना। यहाँ पर प्रकृति के साथ में कर रही है, कोई तकनीक नहीं है, कोई आपके पास में पूंजी का निवेश नहीं है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल को इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, शिकार किया जा रहा है। लेकिन तो ये लाइन है कि भोजन संग्रहण का आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। लेकिन मुझे बताएं कि जो ये आखेट क्रिया की जाती जनजाति के द्वारा की जा रही थी, ये दुर्गम क्षेत्रों में की जा रही थी। अब दुर्गम क्षेत्रों में यहां पर देख लीजिए आप कि ये भोजन को इकट्ठा कर रहे हैं और शिकार कर रहे हैं, और जो भोजन इसमें अधिशेष रहेगा नहीं, अधिशेष जो रहेगा, जो थोड़ा बहुत रहेगा, उसको बचाकर वो संग्रह कर रहे हैं। तो इनके क्षेत्र सबसे मोस्ट है। इनके क्षेत्र है, देखिए आप, एक तो उच्च अक्षांश में जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण चिली आते हैं। आप इसको नक्शे में देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप, यहां पर देखिए, आप कीजिएगा एक बार, हाँ, ये देखिए आप क्या कह रहे हैं, उत्तरी कनाडा, ये कनाडा आ गया, उत्तरी यूरेशिया, आपके पास में यूरेशिया आ गया, आपके पास में दक्षिणी चिली आ गया, है ना। तो चिली का आपका कुछ भाग आ गया, इसमें चिली का कुछ भाग आ गया। फिर इसके बाद निम्न अक्षांश में अमेजन के जंगल है, कांगो के जंगल है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के ये जंगल है। तो ये आपके पास में क्या हो गए, भोजन संग्रहण के उदाहरण हो गए। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण नहीं हो रहा है क्यों,
क्योंकि व्यापारीकरण हो गया है। आप भोजन जंगलों से इकट्ठा करोगे तो उसके जगह में आप उत्पाद मशीनों से तैयार हो रहा है जो अच्छी तकनीक का होता है, जिसके कारण अब भोजन संग्रहण धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके पास कुछ उदाहरण है, जैसे हम छाल का उपयोग करते हैं, कुनेन बनाने में करते हैं, हम इसके अलावा चमड़ा तैयार करने में करते हैं, पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ का उपयोग, ये सब की चीज आपके दे रखी है। एक च्युइंगम दे रखा है कि च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष भाग बचता है, आप च्युइंगम खाते होंगे सफेद कलर की, कोई भी कलर की, तो उसे चिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकल, चिकल कहते हैं। और ये चिकल कहां से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है जयपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। जयपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। मैं आपको बता दूं, इस किताब में से छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो हम पहले छोटे प्रश्न पर फोकस कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया कि आखिर भोजन संग्रहण कहाँ, किस प्रकार का व्यवसाय है, कर कौन रहा है, जनजाति कर रही है, इसमें कोई तकनीक का बात नहीं है, कोई अधिशेष उत्पादन बचता नहीं है। क्षेत्र बता दिए मैंने आपको कि एक तो ऊपर का जो अति शीत है और एक ये वाला जो अति शुष्क है, इनमें काम किया जा रहा है। अब देखिए आगे हमारे पास में आता है पशुचारण, है ना। पशुचारण को देखिए आप, देखिए पशुचारण का मतलब होता है कि जब उन्होंने महसूस किया कि आखिर भोजन संग्रहण से पेट पूर्ति नहीं हो रही है, तो इन्होंने शुरू किया चलवासी पशुचारण। सबसे पहला कारण चलवासी पशुचारण। नाम से पता है कि चलो भैया चारण करना है। तो चलवासी पशुचारण क्या होता है, इसमें आपके पास लिखेंगे, तो आप जो क्वेश्चन आएंगे तो देखना आप क्या लिखेंगे। पहला तो ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, प्राचीनतम नहीं है, प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसमें क्या होता है कि वो अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। इसमें प्रकृति के साथ में पशुपालन किया जाता है। इसके अंदर कम तकनीक, कम पूंजी, देखो ये चीजें रट लीजिए, कम तकनीक, कम पूंजी, है ना, ये इनका निवेश किया जाता है। अच्छा, यहाँ पशु कैसे पाले जाते हैं? यहाँ पशु पाले जाते हैं क्षेत्र के हिसाब से। क्षेत्र के हिसाब से कैसे? जैसे आप इसमें देखेंगे, आप इसमें यहां पर देखेंगे कि क्षेत्र के हिसाब से पशु कैसे पाले जा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र में के साथ पशु पालते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पाल रहे हैं, मरुस्थल के अंदर भेड़ बकरी ऊंट पाल रहे हैं। अगर आपके पास में आता है यहां पर देखिए आप, अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र में हैं तो वहां पर याक है, लामा है, रेंडियर पाल रहे हैं। अब आता है चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। यहां से देखिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो प्रमुख क्षेत्र मैं आपको बता दूं, यहां पर जो प्रमुख क्षेत्र आएंगे वो कौन से हैं, हम इसको यहां देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। यहां पर देखिए, तो पहला क्षेत्र तो आपके पास में यहां पर आएगा, ये ध्यान रखना, चलवासी पशुचारण की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। क्या बात कर रहा हूं? प्रमुख क्षेत्र। तो क्या होगा, पहला तो आपका जो भी मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल, फिर उसके बाद में अरब का मरुस्थल, फिर आपके थार का मरुस्थल, और फिर आपके गोबी का मरुस्थल, यानी पूरा जो मरुस्थलीय इलाका है वो चल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला मरुस्थलीय इलाका चल रहा है क्योंकि चलवासी पशुचारण यही तो करेंगे। दूसरा आपका जो साइबेरिया का क्षेत्र है, आपका कनाडा का क्षेत्र है, वो चल रहा है। तीसरा आपके पास में चल रहा है आपके यहाँ पर कालारी मरुस्थल और मेडागास्कर है, और बस ये वाला हिस्सा चल रहा है आपके पास में। तो 3 क्षेत्र आपके पास में आ गए हैं। यहां पर देख लीजिए आप, आपके पास में यहां पर 3 क्षेत्र हैं। कौन से हैं? इसका प्रमुख आ गया अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मध्य चीन तक, फिर टुंड्रा प्रदेश, फिर अफ्रीका और मेडागास्कर। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, चलवासी पशुचारण बेटा, इसमें आपके पास में अंतर आएगा चलवासी और वाणिज्य के अंदर। तो चलवासी में ध्यान रखना है कि यहाँ जीवन निर्वाह व्यवसाय है, इसमें प्रकृति के साथ में काम किया जाता है, बड़े क्षेत्र के अंदर पशुचारण किया जाता है। इसमें पशुओं के वैज्ञानिक यानी पशुओं के स्वास्थ्य पर, उनके प्रजनन पर वैज्ञानिक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है ना। और यहाँ पर एक ही प्रकार के क्षेत्र के हिसाब से पशुओं को पाला जाता है, और क्षेत्र लिख दिया आपने। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, उसको कहते हैं प्रवास, वो ऋतु प्रवास। क्या कहेंगे? ऋतु प्रवास। देखिए ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है समझिए आप। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है और मान लीजिए आपके पास में सर्दी का समय है, तो यहाँ बर्फ जम गई, तो ये क्या करते हैं, पशुचारणी जो होते हैं वो यहां से उतरकर मैदानों पर आ जाते हैं। और जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर घास उग जाएगी, यहाँ इस क्षेत्रों में घास उग जाएगी, यहाँ ढालों पर, तो ये पुनः वापस कहां चल जाएंगे? ऊपर चल जाएंगे। तो सर्दियों में कुछ पशुचारक जो होते हैं वो बर्फ जम जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्र से मैदान पर, तो गर्मियों में वापस मैदान से पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं, ढालों पर जाते हैं, तो उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। और ये करने वाली जनजातियां हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया। ये जनजातियां जो ग्रीष्म काल में मैदान से पर्वतों की और शीतकाल में पर्वतों से मैदान की ओर आ जाती है। वर्तमान में चलवासी पशुचारण बंद हो गया भैया, बिल्कुल बंद हो गया। कारण, इसका कारण आपके इसमें आएगा। पहला कारण तो राजनीतिक सीमाएं थी। पहले भैया आपके पास में पूरा विश्व है, ये मान लीजिए भारत है, आप पाकिस्तान में जा रहे हैं आराम से, आप थोड़ी जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई पकड़ लेगा। तो राजनीतिक सीमाएं बन गई है। जो खाली चारागाह थे वहां पर मानव बस्तियों का निर्माण हो गया है।
सबसे तीसरा महत्वपूर्ण कारण कि इनके कारण क्या होते हैं, जब पशु चलते हैं ना बेटा, तो छोटे छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो ये प्रकृति को नुकसान करते हैं। तो इस कारण सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सब चीजें आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास में वाणिज्य पशुपालन। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसमें देखना है कि पहली बात तो सर ये एक व्यवस्थित पूंजी प्रधान है, ये एक मशीनीकृत है। इसमें पशुओं के पर वैज्ञानिक ध्यान से उनका ध्यान रखा जाता है, उनके प्रजनन, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं देखिए आप, इसमें बचाने के लिए क्या करते हैं, खास बात देखना कि जैसे ये बड़ा चारागाह है, ये बड़ा एक क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं हम, छोटे छोटे क्षेत्रों में, इसको हम रेंज कह देते हैं। अब क्या होता है कि पशु यहां चल रहे हैं, पशु यहां पर चल रहे हैं, यहां पर जैसे यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तो यहां पर इसको खोल देंगे, पशु यहां आ जाएंगे, फिर पशु यहां आ जाएंगे, फिर पशु यहां आ जाएंगे, फिर जब तक यहां आएंगे तब तक यहां पर पुनः बारिश से भूमि उपजाऊ हो जाएगी, उससे पूरी भूमि बंजर नहीं होगी। तो वाणिज्य पशुधन क्या होता है कि ये व्यवस्थित पूंजी प्रधान है, विकसित क्षेत्रों में किया जाने वाला व्यवसाय है। वो तो कहां पर किया था, अल्प विकसित देशों में किया जाने वाला व्यवसाय था। इसमें अधिक पूंजी, अधिक तकनीक की आवश्यकता होती है। इसमें पशुओं पर वही चीज, इसमें पशुओं का, उनका स्वास्थ्य का, उनका वैज्ञानिक विधियों से उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें संपूर्ण खेतों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिनमें बाढ़ लगा दी जाती है, इनको हम रेंच कहते हैं। यहां पर एक ही प्रकार के पशु पालते हैं, एक ही प्रकार के, ध्यान रखना आप, एक ही प्रकार के। अगर भेड़ पाल रहे हैं तो भेड़, अगर गाय हैं तो गाय, अगर मुर्गे हैं तो मुर्गे, है ना, इस तरीके से गाय, बैल, घोड़े, ये जो भी है। अच्छा, इनमें पशुओं से फिर उनसे मांस, ऊन प्राप्त किया जाता है। अब क्षेत्र कौन से हो गए, आप क्षेत्र सुनिए। आप क्षेत्र के अंदर आपके पास में है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनमें प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं ये आप देखिए, मैं यहां बता देता हूं आपके पास। यहां पर जो क्षेत्र आएंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब सर ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हो गए, ये हो गए, जैसे बात करूं मैं प्रेरी। प्रेरी कहां पर है, यूएसए में है, अमेरिका में। तो देख लीजिए आप, ये आपके पास में ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये प्रेरी हो गया, ये क्या हो गया, प्रेरी हो गया। फिर मैं करूंगा स्टेपीज। इसी को आप कहां लेंगे बेटा, इसी को आप यहां ले लीजिए और इसी को आप ले लेना पशु वहां पर जब वाणिज्य कृषि करेंगे ना, तो वहां पर भी आप ले लीजिएगा। स्टेपीज में हो गया आपके पास मध्य एशिया, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया वाला क्षेत्र कौन सा हो गया आपके पास में, ये तो किसका है, चलवासी का है। मध्य एशिया वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, आप चाहे इसको यहां देख लीजिए, हाँ यहां पर देख लीजिए, देखिए आप। तो पहला आपके इसमें कौन सा हो गया, प्रेरी हो गया, ये देख लीजिए आप, ये प्रेरी हो गया। दूसरा आपके पास में क्या हो गया, स्टेपीज हो गया। स्टेपीज कहां पर है, मध्य एशिया में है। मध्य एशिया का मतलब ये देख लीजिए आप, ये मध्य एशिया में हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया आपका, पंपास हो गया। पंपास कहां पर है आपके पास में, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। तो ये आपके पास में पंपास हो गया। फिर चौथा आपके पास में क्या है, वेल्स है। वेल्स कहां हो गया आपके पास में, साउथ अफ्रीका में हो गया। तो लीजिए आपके साउथ अफ्रीका में हो गया यहां पर। पांचवा क्या हो गया आपके पास में, डाउन्स हो गया सर। डाउन्स कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपके पास में डाउन्स हो गया। और छठवा क्या है आपके पास में, कैंटबेरी है, कैंटबेरी है। और कैंटबेरी कहां पर हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया। तो बेटा ये आपके पास में दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आता है कि वाणिज्य पशुचारण के क्षेत्र बताओ, आपका समझता है। एक आता है कि वेल्स क्या है, वेल्स क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये सब क्या है, ये सब क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ये इनके क्षेत्र आ गए। वेल्स कहां है, साउथ अफ्रीका में। पंपास कहां पर है ना। तो इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे हम देखते हैं इसके अंदर। यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनका वैज्ञानिक विधियों से ध्यान रखा जाता है। जो इनके पास जो पदार्थ होता है उसको विश्व के बाजारों में बेच दिया जाता है, क्योंकि प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यापार करना है। वहां प्रमुख उद्देश्य क्या था, चलवासी में केवल और केवल जीवन निर्वाह था। अब हम पढ़ेंगे कृषि। तो कृषि में पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब मैं बता रहा हूं आपसे कि वो कृषि है जब आदिम कालीन लोग थे तो वो केवल अपने पेट की पूर्ति के लिए कृषि कर रहे थे। तो पहली कृषि आती है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या होती है, इसको आप समझ लीजिए कि आदिम काल निर्वाह कृषि के अंदर हम क्या कर रहे थे, जिस क्षेत्र में खेती कर रहे थे वहां पर पुराने औजारों के साथ में, यहां पर पुराने औजारों के साथ में, तकनीक के साथ में, कम पूंजी के साथ में खेती की जाने लगी। इसको हम पुराने औजारों के साथ में कर रहे हैं, इसको आदिम कालीन निर्वाह कृषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, आदिम कालीन निर्वाह कृषि
इसको कह रहे हैं हम, ठीक है जी। अच्छा सुनो और सुनिए आप, आदिम काल निर्वाह कृषि तो कह रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होते हैं कि हमने अब खेती करी 1 साल 2 साल एक वर्ष में, और यहाँ भूमि बंजर हो गई तो हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। हम जगह चेंज कर रहे हैं ना बार बार, इसलिए इसी को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि किससे कहते हैं, इसी को कहते हैं। अच्छा, यहां पर से आप यहां चले गए, यहां चले गए, अब यहां पर कभी आए होंगे तो यहां पर क्या उग जाएगी, घास उग जाएगी। उस घास को क्या करेंगे, पहले आप जलाएंगे, जलाने के बाद में उसको मिट्टी में मिला देंगे, जो मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। इसलिए इसको हम जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं, जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं। किसको, आदिम कालीन निर्वाह कृषि को। तो आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या होती है, ये पता लग गया आपको। इसमें जैविक खाद के साथ में, पुराने औजारों के साथ में, कम तकनीक के साथ में, कम पूंजी के साथ में की जाने वाली कृषि है। यहां पर उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसको जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप। अब इसमें कुछ क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र देखिएगा आप, इसमें क्षेत्र कौन कौन से होंगे, कि आप जो स्थानांतरित कृषि है इसके कई जगह नाम होंगे, वो हम देखते हैं। देखिए आदिम कालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र देख लीजिए आप, यहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए आप, पहला तो क्या है इसके अंदर, ये किया जाएगा आपके अमेजन के जंगलों में, कांगो के जंगलों में, और आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर, बिल्कुल आपके यहां पर की जा रही है जहां पर जनजातियां रहती है। अच्छा देखिए, इसमें से कुछ नाम है जो आपको यहां पर दिख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ नाम है, उनको देखिए आप। पहला नाम तो हम करेंगे कि हमारे भारत के, अगर उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर बात करें, तो इस जो स्थानांतरित कृषि है ना, स्थानांतरित कृषि है, इसको हम बोलते हैं झूमिंग। क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। अच्छा, ये आपके जो मैक्सिको आता है और जो मध्य अमेरिका आता है, यहां पर इसको बोलते हैं मिल्पा, है ना। मैं से मैक्सिको, मैं से मध्य अमेरिका, मैं से मिल्पा, ठीक है। अच्छा, आपके यहां पर आ गया। अच्छा, यहां पर जो वेनेजुएला का भाग आता है, वहां पर इसको बोलते हैं लानोज। क्या बोलते हैं, लानोज बोलते हैं। वेनेजुएला के भाग में क्या बोलते हैं, इसको लानोज। ये सब स्थानांतरित कृषि के नाम है ना। आपके यहां पर इंडोनेशिया है और यहां मलेशिया है, यहां पर इसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे ब्राजील आएगा तो ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका। क्या बोलते हैं, रोका। आपकी बुक में दे रखा है कि जो अतिरिक्त नाम वो भी ढूंढे। आपके यहां पर श्रीलंका है, श्रीलंका में इसको कहते हैं चैना। क्या कहते हैं, चैना। आपके यहां वियतनाम है, इस वियतनाम में इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं, रे। तो स्थानांतरित कृषि के नाम एग्जाम में आ सकते हैं। आपके उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहेंगे, आपके मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहेंगे, वेनेजुएला में लानोस कहेंगे, आपके ब्राजील में इसको रोका कहेंगे, आपके श्रीलंका में इसको चैन, चैन चलेगा, भारत के नीचे बैठा है आराम से, चैन तो आएगा इसको, श्रीलंका को तो चैना याद कर लीजिए, और लद्दाख कह लीजिए आप इंडोनेशिया और आपके मलेशिया में, और वियतनाम में रे, है ना। तो ये चीजें आपको याद करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आदिम कालीन निर्वाह कृषि हो गई है। इसमें देख लीजिए आप, सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें हम भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अब आज के समय में क्या हो गया बेटा, स्थानांतरित कृषि बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है, भूमि को बार बार बदल रहे हैं, तो उससे भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी, तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो ये आपके पास में समय, ये चीज आपके समझ में आगे होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं गहन निर्वाह कृषि। क्या है हमारे पास में, गहन निर्वाह कृषि। आज हम कृषि के विशिष्ट प्रकार तक नहीं पहुंचेंगे, आज केवल हम यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रकार ले लेंगे हम। देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या हो रही है, गहन निर्वाह कृषि का मतलब है कि भैया हमको अब भूमि का गहन उपयोग करना है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो जो जनसंख्या वाले क्षेत्र है ना, जैसे मान लीजिए मानसूनी जो क्षेत्र है, मानसूनी जो देश है, जैसे मान लीजिए चीन के अंदर बात करें, पाकिस्तान में बात करें, भारत में बात करें, वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। पहली बात तो, क्योंकि गहन का मतलब हो गया जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर ये कहां की जाएगी, मानसून, देखो लिखा हुआ है मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। दो प्रकार की होती है, एक चावल प्रधान और एक होती है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान कहां होगी, जहां पर चावल मुख्य फसल के रूप में होगी, और वर्षा होनी चाहिए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। गेहूं प्रधान कहां होगी, जहां गेहूं मुख्य फसल के रूप में होगी, यहां पर वर्षा क्या होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा उत्तरी पूर्वी भारत, पूरा आपका उत्तरी पूर्वी भारत, आपका बिहार, आपका बिहार के साथ में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ यहां पर, और आपका कौन सा, पूर्वी यूपी,
यहां पर आपके चावल होगा। जबकि आपके पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, यहां पर क्या होगा, गेहूं होगा। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखिए, चावल प्रधान है, ये यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें श्रम और यंत्रों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि आपको चावल के अंदर काम करना पड़ता है। इसके अंदर यहाँ पर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि यानी गेहूं, यानी गेहूं। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो उत्तरी चीन है, इसके अंदर आपकी मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया है और उत्तरी जापान है। यहां पर इसका आप वो देख लीजिए, नक्शे के अंदर आता है। तो नक्शे में मैंने कहा था मानसूनी क्षेत्र, तो देख लीजिए पूरा भारत आ रहा है, आपके ये पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया आ रहा है और आपके ये पूरा चाइना आ रहा है। ये वाला क्षेत्र आपके किसके काम है, गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र में काम है। इसमें हमने उत्तरी चीन ले लिया, मंचूरिया ले लिया, कोरिया, जापान और हमारा पूरा भारत इसके अंदर आ गया है। यहां पर एक खास बात सुनिए आप, खास बात क्या है कि जो गहन निर्वाह कृषि जो होती है ना, गहन निर्वाह जो कृषि होती है, उसमें एक खेत है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गहन निर्वाह का मतलब भारत की बात कर, भारत का मतलब आपकी बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास में खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। जैसे ये खेत है, ये रामलाल का है, ये श्यामलाल का है, ये मोहन का है, मान लीजिए। अब रामलाल क्या करेगा, अपनी भूमि में ज्यादा पैदावार करने के लिए क्या करेगा, उसको गहनतम उपयोग करेगा। तो यहां पर खूब खेती करेगा, लेकिन चाहे वो कितनी भी खेती कर ले, खेत का आकार छोटा है तो उसकी जो पैदावार है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी। उसकी पैदावार न तो रामलाल की हो पाएगी, ना श्यामलाल की हो पाएगी, ना मोहन की हो पाएगी। तो इनका जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होगा। आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा हमारे भारत के अंदर, हम आपके जो किसान होते हैं। लेकिन अगर प्रति हेक्टर मिला दूं, मैं रामलाल का मिला दूं, श्यामलाल का मिला दूं और मोहन का, इन तीनों खेतों को मिला दूं और ये प्रति हेक्टर होता है, तो बताइए रामलाल ने अपनी भूमि का गहनतम उपयोग कर लिया, उसको चूस लिया है, श्यामलाल भी कर रहा है और मोहन कर रहा है। तो प्रति हेक्टर उत्पादन जो होगा ना, प्रति हेक्टर उत्पादन वो क्या हो जाएगा, वो सर्वाधिक हो जाएगा। तो ये किसकी विशेषता है, ये गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है। ये मानसूनी एशिया देशों में की जाने वाली कृषि की विशेषता है। बिल्कुल आसान है। प्रति व्यक्ति उत्पादन, आप सोचेंगे सर हमारे यहाँ उत्पादन कितना होता है, इतना होता है कि हम बेच दें बहुत अच्छे मात्रा में, नहीं, थोड़ा बहुत ही बेचते हैं हम। तो पहले प्रति व्यक्ति उत्पादन हमारे कम होगा और प्रति हेक्टर उत्पादन ज्यादा होगा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। उसका उल्टा होता है वाणिज्य कृषि में। वाणिज्य कृषि देखिए, अब ये देखिए आप, वाणिज्य कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि देखते हैं पहले हम, इसके बाद में देखिए विस्तृत वाणिज्य कृषि क्या होती है, हम इसको देख लेते हैं ना, फिर रोपण कृषि को बाद में देख लेंगे। आप यहां से देख लीजिए, आप ये चावल रहित हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें चावल प्रधान कृषि होती है, इसमें ये आपने देख ही लिया। अब विस्तृत वाणिज्य कृषि क्या होती है, इसको देखिए आप, ये कहां की जाएगी, ये विकसित क्षेत्रों में की जाएगी। और विकसित क्षेत्रों में कहां की जाएगी, ये जो शुष्क भाग है, जो मान लीजिए आपके पास में शीतोष्ण भाग है, वहां पर की जाएगी। गेहूं मुख्य फसल होगी, गेहूं के अलावा यहाँ पर मक्का, जो राई बोया जाएगा। सबसे खास बात है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, आप दिख रहे हैं। तो यहाँ सारा काम कैसे होगा, यहाँ पर सारा काम यंत्रीकृत होगा, मशीनीकृत होगा, अधिक पूंजी का निवेश होगा, अधिक तकनीक का निवेश होगा, तकनीक भी अधिक होगी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। आप ये ध्यान रखना कि विदेशों में जो भी होगी वहां पर आपको ये लाइन लिख देनी है, यंत्रीकृत होगी, अधिक पूंजी का, अधिक तकनीक का और अधिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर एक ही प्रकार की फसल की जाएगी, सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए, मुझे बताएं यहां पर प्रति हेक्टर उत्पादन ज्यादा होगा या कम होगा। आप इसमें देखिए, आप देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में देखिए आप, यहां पर क्या होता है, एक बड़ा खेत होता है। अब बड़ा खेत मान लीजिए पीटर का है, अब पीटर के पास यहाँ पर खेत में पहाड़ भी है, यहाँ नदी भी चल रही है, तो वो अपने इस खेत पर खेती करेगा, तो उसका खेत तो खूब बड़ा है। तो प्रति हेक्टर उत्पादन तो क्या, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो क्या हो जाएगा, पीटर का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है, 10 बीघा है, 20 बीघा है, 100 बीघा है। प्रति व्यक्ति उत्पादन तो क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रति हेक्टर मिलाएं तो मान लीजिए कहीं पर पहाड़ आ रहा है, कहीं पर नदी आ रही है, तो प्रति हेक्टर उत्पादन क्या होगा, यहां पर कम होगा। प्रति हेक्टर उत्पादन जो कहां पर, जो आपके यहां पर, जो आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वहां पर कम होगा। तो क्या लिखेंगे आप, ये मध्य अक्षांशों में या विकसित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, यहाँ की मुख्य फसल गेहूं होती है, यहाँ पर अधिक पूंजी, अधिक तकनीक, अधिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक ही प्रकार की फसल करते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है और प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। आप देख लीजिए, अब क्षेत्र देख लीजिए, क्षेत्र वही है, कौन से, जो आपने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान माने थे। मैं आपको बोल रहा हूं
प्रेरी, तो प्रेरी कहाँ जाएंगे सर? प्रेरी आप जाएंगे यहाँ पर अमेरिका में, ठीक है। मैं आपको बोलूं वेल्स, तो वेल्स कहाँ जाएंगे सर आप? दक्षिण अफ्रीका में। मैं बोलूं पंपास, पंपास कहाँ जाएंगे आप? अर्जेंटीना में। मैं बोलूं आपको स्टेपीज, तो मध्य एशिया में चल जाएंगे। डाउन्स, डाउन्स कहाँ चल जाएंगे आप? ऑस्ट्रेलिया में चल जाएंगे। और कैंटबरी यहाँ चल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपकी हो चुकी है। तो आज हमने क्या कर लिया? आज हमने प्राथमिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में जान लिया। प्राथमिक क्रिया से हमने सबसे ज्यादा प्राचीनतम जो कृषि है वो आपका आखेट भोजन संग्रहण है। पशुपालन में आए, चलवासी से वाणिज्य पशुपालन तक आ गए हम। चलवासी में जान लिया कि इसमें ऋतु प्रवास भी होता है। और जीवन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा, आदिमकालीन और गहन निर्वाह। आदिमकालीन को स्तंभ कृषि कहते हैं, उसके नाम आपने देख लिए, लद्दाख, इंडोनेशिया, मलेशिया में, यहां पर देख लीजिए आपके पास में मिल्पा, मध्य अमेरिका में, मेक्सिको में, आपके लानोस, वेनेजुएला में, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेना, और हमारे भारत में झुमी, उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। और फिर हमने गहन निर्वाह के बाद में वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में जान लिया, जिसमें एक प्रकार की खस फसल होती है, मुख्यतः कौन है? गेहूं यहां पर मुख्य फसल होगी। अब हम पढ़ेंगे जो विशिष्ट कृषि है, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। विशिष्ट कृषि, डेयरी कृषि, सामूहिक, आपके पास में सहकारी कृषि जो बहुत मोस्ट है वो पढ़ेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास ये पूरा चैप्टर लेकर आऊंगा। आप जरूर इस पे वन लाइनर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मैं आपके जब छोटे क्वेश्चन लेकर आऊं ना, तो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे एक एक क्वेश्चन आ रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू बेटा।